जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर का और इसका एग्जाम मैं क्लियर कर चुका हूं। तो आपको वैसे ही सवाल करवाऊंगा जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो के अंदर आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न साथियों, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है एवं इस बार आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी इसको सीडीएस भी बोलते हैं, कौन था? भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था? आप बिल्कुल क्या सही करोगे साथियों, जनरल बिपिन रावत था। आपके पेपर में पूछा जाता है कि भारत का पहला सीडीएस कौन था, या सीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। ये कौन थे? पहला तो जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुआ था। आप याद रखना, यहां से सवाल बनेगा। इनका मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गया था। अगर वर्तमान में पूछेगा, करंट अफेयर्स से आपके सवाल बनेंगे, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, तो आप सही करोगे, जनरल अनिल चौहान है। कौन है साथियों? जनरल अनिल चौहान है। आप याद रखिएगा, वर्तमान में भारत का सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है। और पहला कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में बनेगा। और यहां से यह भी पूछता है कि सीडीएस का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 65 वर्षों का होता है, यानी उनको 65 वर्षों के बाद फिर रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है, आपके पेपर में बनेगा कि सीडीएस का कार्यकाल होता है 65 वर्षों का होता है। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और आपके पेपर में यहां से सवाल बनता है, और आपके पेपर में सवाल यह भी बनेगा कि जो भारत का पहला सीडीएस था, उनका मृत्यु कब हुआ था? उनका मृत्यु विमान दुर्घटना में हुआ था। तो कब हुआ था? 8 दिसंबर 2021 ईस्वी को, 8 दिसंबर 2021 ईस्वी को उनका मृत्यु हुआ था। तमिलनाडु में विमान दुर्घटना में हुआ था। इसलिए हम फोटो लगा दिए ताकि आप इनको पहचान सके। ठीक है, चलिए आपका अगला नंबर सवाल है, देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में बनेगा। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको पहले बता दूं, नेवी एमआर खुद कहता है, वह अपना सब्जेक्ट दिया हुआ है कि हम दिवस से प्रश्न पूछेंगे, राष्ट्रीय खेल से प्रश्न पूछेंगे, साहित्य से प्रश्न पूछेंगे, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न पूछेंगे, बंदरगाह से पूछेंगे, दिवस से पूछेंगे। सारे टॉपिक से आपके नेवी एमआर में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से सवाल बनता है कि राष्ट्रीय भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे कि राष्ट्रीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। और ये पूछेगा कि ये कब से मनाना शुरू हुआ था, भारतीय नौसेना दिवस कब से मनाना शुरू हुआ था? तो 1971 से, क्योंकि ये पेपर में बनने वाला सवाल है, तो आप इसको अच्छे से कवर करोगे। इस वीडियो के अंदर आपको वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो पेपर में बनेगा, और वो भी जीके का 50 सवाल कराएंगे। तो सेम टू सेम 25 यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं, 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है नेवी एमआर का। ठीक है, जिसमें से जीके का 25 क्वेश्चन, और साइंस का 13 लेकर चलिए, और मैथ का 12, यही आंकड़ा रहता है आपके एग्जाम का। तो हम 50 अभी जीके का आपको प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 25 हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक टारगेट लेकर चलिए कि 50 में से यहाँ पर, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो 50 में से कम आप 20 प्लस प्रश्न यहाँ पर सही करते हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका क्लियर हो गया, आगे आइए। अब यहाँ से और सवाल क्या बन सकता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखिएगा, सॉरी, वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप याद रखिएगा। फिर से एक बार हम सारे प्रश्नों को क्लियर कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। भारतीय नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर, बिल्कुल सही है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये तीनों आप कवर करोगे, नौसेना, थल सेना एवं वायुसेना, क्योंकि इसमें से कोई एक प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा।
और यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारतीय नौसेना का जनक किन्हें माना जाता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को नौसेना का जनक माना जाता है। भारतीय नौसेना का जनक किन्हें माना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। और आपके पेपर में पूछेगा नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है, इसमें सबसे ऊंचा पद क्या होता है, एडमिरल होता है। आप याद रखोगे नौसेना का सबसे ऊंचा पद क्या होता है, एडमिरल होता है। एडमिरल अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा एडमिरल होता है। नौसेना का सबसे ऊंचा पद क्या होता है, एडमिरल होता है। आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं जो कि आपके पेपर में बनेगा। जो बच्चा सोच रहा है कि यह बिल्कुल इजी सवाल है, और ऐसा ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, नेवी एमआर में सभी आने वाले प्रश्न बताएंगे। यह सीधे 14-15 मई पर टारगेट है। अगर आपका भी एग्जाम 14-15 मई को है तो इस वीडियो को पूरा करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन वाली क्लास है। अगला नंबर सवाल है ऑपरेशन ट्रेंड। ऑपरेशन ट्रेंड किस युद्ध से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ट्रेंड किस युद्ध से संबंधित है साथियों। तो आप याद रखेंगे यह 1971 युद्ध से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आपका अगला नंबर सवाल चलते हैं। यहां से यही मात्र एक सवाल बनने का संभावना है साथियों, जो आपके पेपर में बन सकता है। आपका अगला नंबर सवाल है आईएनएस विक्रांत क्या है। आईएनएस विक्रांत क्या है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। ये आपके पेपर में कई बार बना हुआ सवाल है, एवं अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो उसमें यह सवाल बनेगा। बताइएगा, विमान वाहक पोत होगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका प्रैक्टिस सेट हो रहा है, एक एग्जाम हो रहा है मॉक टेस्ट के रूप में, जिसमें से 50 में से 20 प्लस प्रश्न सही करके दिखाओ। लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे आपने कितना प्रश्न को सही किया। जो बच्चा 20 प्लस प्रश्न को सही करेगा, यकीनन मानो कि उनका तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। आपका अगला नंबर सवाल चलते ही आपका हो गया कि आईएनएस विक्रांत क्या है, तो एक विमान वाहक पोत है, ठीक है। आप याद रखिएगा इसका निर्माण कहां हुआ था, इसका निर्माण स्थल का आईएनएस विक्रांत कहां बनता है, तो यह केरल में बनता है। कहां में बनता है, केरल में बनता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसका आदर्श वाक्य भी है, ठीक है। इसका एक आदर्श वाक्य है, आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं उन्हें हराता हूं जो मेरे विरुद्ध लड़ता है। आईएनएस विक्रांत का मुख्य वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो आपका एग्जाम में देगा तो आप याद करोगे, मैं उन्हें हराता हूं जो मेरे विरुद्ध लड़ते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में बनेगा। यह सवाल यहां से एक और बनता है कि भारत का पहला विमान वाहक पोत कब खरीदा गया था। बताइएगा, भारत का पहला विमान वाहक पोत कब खरीदा गया था, तो 1961 में सबसे पहले भारत में अपना एक विमान वाहक पोत खरीदा गया था, ठीक है। आप याद रखिएगा, वो भी ब्रिटेन देश के खरीदा गया था। हम आपको वही सवाल करवाएंगे जो आपके पेपर के लिए जरूरी है। और अभी देखिए, यह प्रैक्टिस सेट आपका 1 होने वाला है, ठीक है। आज आपका हम क्लास स्टार्ट आपका कर रहे हैं नेवी एमआर का, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10-11 दिन अभी आपके एग्जाम के लिए बच रहा है। तो हम आपको इतना तैयारी करवा देंगे कि सीधे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए, क्योंकि यह चैनल एक बड़ा भैया के रूप में आपका काम कर रहा है, ठीक है ना। यह आपके पीछे खड़ा रहेगा, जो हरदम आपको सपोर्ट करेगा आपके पीछे, ठीक है। तो बताइएगा, अगला नंबर बिल्कुल इजी सवाल है। ऐसे तो ये पेपर में आने का कोई संभावना नहीं है, फिर भी ये प्रश्न यहां पर आ गया है, तो कोई ना कोई बात तो है कि प्रश्न आपके पेपर में बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ सवाल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। और यह भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, तो 2009 ईस्वी में। ये आने वाला सवाल एक बन सकता है, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था, 2009 ईस्वी में घोषित किया गया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। 2009 ईस्वी में घोषित किया गया था, आप याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है वो बिल्कुल सिंपल है, नए आने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। नारा से भी आपके प्रश्न में और एंथम से भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आप बिल्कुल सवाल करोगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा
किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। पहले आपका जवाब आना चाहिए साथियों, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। और यह नारा कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में दिया गया था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। तो युद्ध के दौरान यह नारा दिया गया था कि जय जवान जय किसान, मतलब जो सैनिक था उसको उत्साह को बढ़ाने के लिए यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। और भी यहां से पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान इसमें किसने जोड़ा, या जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, आप याद रखिएगा। जय जवान जय विज्ञान जय किसान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, आप याद रखोगे। और यहां से यह भी सवाल बनता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? आप याद रखोगे, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 ईस्वी में दिया था। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, सारे सवाल को आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये पेपर वाला सवाल है, आपकी एग्जाम में बनेगा। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था? तो 1965 में दिया था। अब पूछेगा कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 ईस्वी में दिया था, आप याद रखेंगे, 1998 ईस्वी में दिया था। और यहां से ये सवाल और पूछेगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और लास्ट में ऐड करेगा जय अनुसंधान, किसने नारा दिया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 ईस्वी में दिया था, आप याद रखेंगे, आपके पेपर में बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं, सारे आपको आने वाला सवाल करवा रहा है। तो चैनल को आप लोग जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, लेकिन आपके प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ सवाल है, मतलब यह सवाल कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछा गया है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। और पेपर में पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर। कोई बच्चे बोल रहे कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, नहीं, 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू किया गया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। क्या सही करोगे साथियों? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, आप याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आप याद रखिएगा। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष किन्हें माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। या जनक किनको माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ठीक है। चलिए, और दुनिया का जो सबसे बड़ा संविधान है वो हमारा भारत देश का ही संविधान है। आपका अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं साथियों, देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए 8 नंबर लिखकर। 8 नंबर का कौन सा सही राइट आंसर होगा साथियों? काफी सारे बच्चे का राइट आंसर आ रहा है सर गंगा नदी होगा, बिल्कुल सही होगा, गंगा नदी। अब आपके एग्जाम में पूछेगा इसका लंबाई कितना है? बिल्कुल सही करोगे, 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई कितना? 2525 किलोमीटर। यह निकलता कहाँ है? तो उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। उत्तराखंड के उत्तर काशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और यहाँ से सवाल बनता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। आपके पेपर में बनेगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। और यहां से सवाल बनेगा कि भारत का गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? कोई बच्चे बता सकते हैं? 2008 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2008 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था, आप याद रखिएगा। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? यमुना नदी हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और इसमें 50 सवाल कराएंगे, जिसमें से 25 आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि INS अहिरंत, अहिरंत क्या है? INS अहिरंत क्या है? तो यह एक प्रकार का
पनडुब्बी है, आप याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आईएनएस अहिरंत एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का पनडुब्बी है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसे विशाखापट्टनम में बनाया गया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अहिरंत का अर्थ होता है बाबू दुश्मनों का नाश करने वाला। आपके पेपर में बनेगा क्या, इन्हें अहिरंत का मतलब क्या होता है, तो दुश्मनों को नाश करने वाला, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल, उससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा, इसलिए उससे ज्यादा सवाल आपको नहीं बता रहे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, खेल से तो प्रश्न बनता है, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं बनता, ऐसा प्रश्न बनता है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, या सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं। एक बार सवाल बना था कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कोई बच्चे बता पाएंगे वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। वाटर पोलो में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों, 7 खिलाड़ी होते हैं, आप याद रखिएगा, 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में होते हैं। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो किनके याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। और हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है, आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ से पूछेगा कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने, फुटबॉल में कितने, तो ये तीनों में याद रखेंगे, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में तीनों में आपका 11 खिलाड़ी होते हैं। ये तो सिंपल सवाल हो गया। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है साथियों, सभी बच्चे को पता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में, आप बिल्कुल सही करोगे। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 1911 में इसका निर्माण हुआ था, पहले क्लियर करो, इसका निर्माण राजा जॉर्ज पंचम ने करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा एक था जॉर्ज पंचम, आप याद रखोगे, मुंबई में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए, ये कहाँ स्थित है, मुंबई में, इसका था मतलब ये कब बना था, 1911 में राजा जॉर्ज पंचम ने करवाया था, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल को देखते हैं जो कि आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसरो, इसरो का पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आप इस वीडियो को पूरा कवर करते हो तो यहाँ से आपका नंबर इंक्रीज होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, बेंगलुरु में, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप याद रखना आपके पेपर में बनेगा। और ये मतलब इसरो का मुख्यालय है, या किनके प्रयास से सफल हुआ, या मतलब यहाँ से इसरो का जनक भी पूछा जाता है कि इसरो का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। और इसरो का पूरा नाम क्या होता है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, आप याद रखोगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप याद रखिएगा। इसका लॉन्चिंग सेंटर कहाँ था, इसका लॉन्च कहाँ हुआ था, आप याद रखोगे, इसका लॉन्च आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसका लॉन्च कहाँ में हुआ था, कौन सा राज्य में हुआ था, आंध्र प्रदेश के। इसका नाम है श्री हरिकोटा, आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए, और आपके पेपर में यहां से बनेगा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, कोई बच्चे बता सकते हैं, तो 2023 में लॉन्च किया गया था, या चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा था, तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों जो आपके पेपर में बनेगा, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, आप क्या सही करोगे। 13 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है, एक बच्चे का रहा सर राजस्थान होगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका जवाब पहले आना चाहिए, ठीक है, राजस्थान। दूसरा में आता है आपका मध्य प्रदेश, और तीसरा में महाराष्ट्र, ये तीनों लगातार आपका आता है, पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, आप याद रखिएगा। और जनसंख्या से बात करेगा तो यूपी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और पूछेगा कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, आप याद रखोगे 3,42,239 किलोमीटर है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और पूछेगा कि भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और पिंक सिटी को किस नाम से जानते हैं, किस शहर को जानते हैं, तो जयपुर को जानते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए,
आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा जो कि आपके पेपर में बनेगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आपके पेपर में आने वाला सवाल है। ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? उन 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1999 से स्टार्ट हुआ था, आप याद रखिएगा। 1999 से स्टार्ट हुआ था, आपके पेपर में बनेगा, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसी समय यह स्टार्ट हुआ था, आप याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में बनेगा। जैसे में ये कारगिल एक युद्ध हुआ था, तो यह युद्ध कितने समय तक चला था? तो 60 दिनों तक चला था, आप याद रखेंगे, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, ब्लू वाटर नेवी का संबंध किससे? ब्लू वाटर नेवी का संबंध किससे? कोई बच्चे बता सकते हैं? आपके पेपर में बनेगा, क्योंकि इससे संबंधित है तो आप इससे सवाल बनेगा। ब्लू वाटर नेवी का संबंध किससे? तो नौसेना से। किससे? नौसेना से। थल सेना तो आपका आर्मी हो गया, और एयरफोर्स वायुसेना, नौसेना आप लोग, जल सेना आप लोग हो गए, ठीक है। जो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको नौसेना लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए, और नौसेना का जो, नौसेना से तो सवाल बनेगा ही, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप क्या सही करोगे? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी साथियों? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आप बिल्कुल सही करोगे। यह अपने पद पर कब से कब तक रहे थे? तो सबसे पहले 1966 से 1977 में रहे थे, आप याद रखिएगा। 1966 से कब रहे थे? 1977 में रहे थे, और 1980 से 1984 रहे थे। 1980 से कब रहे थे? 1984 रहे थे, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में बनेगा। इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया किन्हें जाना जाता है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी को जाना जाता है, आप याद रखिएगा। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला थी, आप याद रखिएगा। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, आप याद रखिएगा। इनको 1971 में यह मिला था, 1971 में मिला था, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल क्यों चलते हैं जो आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा। आपका अगला नंबर सवाल है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ स्थित है साथियों? ये आपका लद्दाख में, सभी बच्चे को क्लियर होना चाहिए, यहाँ से सवाल बनेगा। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो आपका लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध क्षेत्र किसे माना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। और पूछेगा कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से कौन सा नदी बनता है? तो एक नदी का नाम है, आप यहाँ पर देखिएगा, नुब्रा नदी। क्या नाम है? नुब्रा। नुब्रा नदी है। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से कौन सा नदी बनता है? नुब्रा नदी बनता है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? कोई बच्चे बता सकते हैं? भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? स नो वरुणा। स नो वरुणा, इसका मतलब होता है कि जल के देवता वरुण है। जल के देवता क्या है? वरुण हमारे लिए मंगलकारी हो। जल का देवता वरुण हमारे लिए क्या हो? मंगलकारी हो। इसका आदर्श वाक्य है, आप याद रखिएगा, ठीक है। थल सेना का मोटो क्या है? आपके पेपर में पूछेगा, थल सेना का मोटो क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? तो सर्विस से बिफोर सेल्फ, यानी संपूर्ण सेवा, मतलब अपने संपूर्ण सेवा भाव करना, ठीक है, थल सेना का मोटो है, ठीक है। चलिए, और यहाँ से तो अब ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की नहीं कहा जाता है साथियों, सभी बच्चे को पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी नामक जैसी मिसाइलों का विकास किया था, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और यह 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी रह चुके हैं। पूछेगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 11वें राष्ट्रपति हैं, जो कि 2002 से 2007 ईस्वी तक रहे थे। जो कि 2002 से 2007 ईस्वी तक रहे थे, आप याद रखिएगा। 2002 से 2007 ईस्वी तक रहे थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इन्होंने बहुत सारे आत्मकथा पुस्तक भी लिखा था, जिसमें से एक प्रसिद्ध है जो आपके पेपर में बन सकता है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे परीक्षण भी किए, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए,
आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, वह किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने तैयार किया था। आप याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई की बात करेंगे तो इसका लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। 3 अनुपात कितना होता है? 2 होता है। आप याद रखिएगा, भारतीय तिरंगा का लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है 3:2 होता है। याद रखिएगा, इसके चक्र में जो होता है 24 तिलियां होती है। आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय तिरंगा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए। और जो पिंगली बकाया था, यह आंध्र प्रदेश का एक निवासी था। आप याद रखेंगे। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे सर, प्रशांत महासागर है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, और प्रशांत महासागर न केवल भारत का है, यह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप याद रखिएगा, 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है। और दुनिया का जो सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है, वह इसी महासागर में स्थित है, यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि आईएनएस चिल्का क्या है? आईएनएस, अच्छा, चक्रा क्या है? चिल्का नहीं, आईएनएस चक्रा क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? पनडुब्बी है। यह एक प्रकार का क्या है? पनडुब्बी है। आप याद रखोगे, यह एक प्रकार का क्या है? पनडुब्बी है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। चलिए, यहां से ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये बिल्कुल सिंपल है। ऐसा ऐसा सवाल पता ना प्रैक्टिस सेट में कैसे डाल दिया है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। लेकिन यहाँ से सवाल क्या बन सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, उसको घोषित कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1963 ईस्वी को घोषित किया गया था। आप याद रखिएगा, ठीक है। वैज्ञानिक, जैसे में पूछेगा कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पावो क्रिस्टेटस होता है। पावो क्रिस्टेटस होता है। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? आपके पेपर में बनेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट कहने का मतलब है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को आपका भारत छोड़ो आंदोलन सही शुरू हुआ था। आप याद रखेंगे, आपके पेपर में बनेगा। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। आप याद करेंगे। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 8 अगस्त में हुआ था, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, रेड फोर्ट कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध रेड फोर्ट कहाँ स्थित है? बिल्कुल सिंपल है, सभी बच्चे का जवाब आना चाहिए सर, यह दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेड फोर्ट आपका कहाँ में स्थित है? दिल्ली में। आप याद रखिएगा, इसका निर्माण किसने करवाया था? सभी बच्चे को पता है, जवाब कमेंट में आना चाहिए। और इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? आपके पेपर में बनेगा। लाल किला रेड फोर्ट को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 2007 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर देखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। और ये पूछेगा कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को, हर साल 19 दिसंबर को गोवा दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को पुर्तगालियों के कब्जे से गोवा आजाद हुआ था। आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और कभी कभी इसका राजधानी भी पूछ देता है, तो गोवा का राजधानी पणजी हो जाएगा। यह किस नदी के किनारे है? तो यह मांडवी एक नदी है, मांडवी। आप याद रखोगे, गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? आईएनएस कोलकाता क्या है? आईएनएस कोलकाता क्या है साथियों? यह एक विध्वंसक युद्ध पोत है, मतलब लड़ाई में यह काम किया जाता है। आप याद रखिएगा, विध्वंसक पोत है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में बनेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस,
वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है जो कि आपके पेपर में बनेगा? तो यह एक प्रकार का सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेन 18 के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस को जाना जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे। यह पहली बार दिल्ली और वाराणसी के बीच चला था, आप याद रखोगे। यह पहली बार कब चला था? तो ये दिल्ली से मतलब कहाँ से कहाँ तक चला था? तो दिल्ली से वाराणसी का। और इसका रफ्तार कितना रहता है? 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, आप याद रखेंगे। चलिए, आपका ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। या यहाँ से सवाल बनने का चांस है थोड़ा सा कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भारत का राष्ट्रीय फूल तो सभी को पता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो, याद रखिएगा, नेलुम्बो, नेलुम्बो। क्योंकि यहाँ से सवाल बनने का चांस है, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल को देखते हैं साथियों, जो आपके पेपर में आने वाला है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में बनेगा भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्मिथ था। स्मिथ, थोड़ा सा इसका नाम याद रखिएगा, स्मिथ, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 31 नंबर सवाल देखिएगा, जो कि आपके पेपर वाला सवाल है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यह कारगिल युद्ध से संबंधित है, ऑपरेशन विजय। और यह कब चलाया गया था? तो यह 1999 ईस्वी में चलाया गया था, आप याद रखिएगा। यह जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में लड़ा गया था, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल को चलते हैं, जो आपके पेपर में सवाल बनेगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा था? कोई बच्चे बता सकते हैं भारत का राष्ट्रीय गान जो हमारा नेशनल एंथम है उसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप याद रखेंगे पहली बार कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था, आप याद रखिएगा। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। आपके पेपर में बनेगा कि पहली बार जनगण मन को कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। और इसको संविधान में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और जो बंगाल का भी जो राष्ट्रगान है उसका रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ही है, आप याद रखेंगे। अमार सोनार बांग्ला, जैसे हमारे यहाँ का जनगण मन है उसी प्रकार का वहाँ का है अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। चलिए, और इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कोई बच्चे बता सकते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। किस लिए मिला था? तो इनका एक पुस्तक का नाम था गीतांजलि, उन्हीं पुस्तक के लिए इनको मिला था। चलिए, और वंदे मातरम था बंकिम चंद्र चटर्जी, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आईएनएस विक्रमादित्य क्या है? आईएनएस विक्रमादित्य क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। चलिए, यहाँ से और कुछ संभावना है जो आपके पेपर में बन सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य को कब शामिल किया गया था? तो 2013 ईस्वी में इसको आप शामिल किया गया था नौसेना में, ठीक है, आप याद रखिएगा। इसका मोटो क्या है? आईएनएस विक्रमादित्य का मोटो क्या है? इसका आदर्श वाक्य क्या है? स्ट्राइक फायर स्ट्राइक श्योर, यानी दूर मारो सटीक मारो, मतलब दूर से ही ये समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? बता सकते हैं भारत का सबसे लंबा बांध की ऊंचा बांध की बात करता तो टिहरी बांध होता है। यहाँ पर लंबा बांध की बात कर रहा है, तो लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। यह उड़ीसा में स्थित है, आप याद रखिएगा, वो भी संबलपुर जिला में स्थित है। और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। हम महानदी पर स्थित है, आप याद रखिएगा। इसका ऊंचाई पूछेगा तो 4.8 किलोमीटर इसका लंबाई है, आप याद रखिएगा। मतलब वही इसका लंबाई कितना है? 4.8 किलोमीटर, क्योंकि ये लंबा सबसे है, तो 4.8 किलोमीटर इसका लंबाई है, आप याद रखिएगा। चलिए, टिहरी बांध आपको हो गया, जो कि आपके पेपर में बन सकता है। आपका अगला नंबर सवाल है, यूएनओ जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशनल ऑरिजिनेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, बिल्कुल सही करोगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, जो कि आपके पेपर में बनेगा। तो 24 अक्टूबर को इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। इसमें 193 देश शामिल हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए,
आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा, द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह खेल क्षेत्र से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खेल से है, आपके पेपर में बनेगा। इसका जो शुरुआत हुआ था 1985 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपके इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में बनेगा। ठीक है ना। चलिए, यह महाभारत के जो पात्र गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके नाम पर रखा गया था। इसमें एक पुरस्कार भी दिया जाता है, लगभग 15 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, जो कि आपके चाहे यहाँ से एक सवाल बन सकता है साथियों, देख लीजिएगा। जो आपका राष्ट्रीय पशु है, जो नेशनल एनिमल है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथरा टाइग्रस है। पैंथरा क्या है? पैंथरा टाइग्रस। पैंथरा टाइग्रस है, आप याद रखिएगा, पैंथरा टाइग्रस है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। ठीक है ना। और इसको कब अपनाया गया था? तो 1972 ईस्वी में अपनाया गया था, आप याद रखिएगा, आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। ठीक है। चलिए, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को आपका विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, जो कि आपके पेपर के लिए जरूरी है। आपका अगला नंबर सवाल है कि INS शिवालिक क्या है? INS शिवालिक क्या है? यह एक प्रकार का युद्ध पोत ही है, जिसे फ्रिगेट युद्ध पोत भी कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, 39 नंबर आपका सवाल है, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति भारत किससे संबंधित है? हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? तो यह आपका कृषि से है। और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी उजली क्रांति, श्वेत क्रांति पूछता था दूध से, इसका जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। आप याद रखिएगा, इसका शुरुआत 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है। चलिए, आपका 40 नंबर सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, आप याद रखिएगा। इसको अंतरिक्ष में कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, आप याद रखिएगा। इसको लॉन्च कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को इसको भारत में पहली बार लॉन्च किया गया था, आप याद रखिएगा। और इसका नाम जो था आर्यभट्ट वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 41 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष बना था? बच्चे बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष बना था? कोई बच्चे बता सकते हैं? 1944 ईस्वी में बना था, आप याद रखिएगा। ठीक है, 1944 ईस्वी में बना था। इसे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, आपका 42 नंबर सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में बनने वाला है, कि भारत का सबसे लंबा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है। चलिए, और भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 13 बड़े बंदरगाह हैं, और छोटा पूछेगा तो 200 बंदरगाह है, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, भारत में लगभग 200 बड़े बंदरगाह और छोटा 13 बंदरगाह है। ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, इंडिया सॉरी, एनडीए का पूरा नाम क्या होता है? एनडीए का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में बनेगा। एनडीए का पूरा नाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, आप याद रखिएगा। एक खड़गपुर पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी सेवा परमो धर्म है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है कि INS रणवीर क्या है? INS रणवीर क्या है साथियों? आप बिल्कुल बिल्कुल सही करोगे, यह एक प्रकार का विध्वंसक युद्ध पोत है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे राजपूत की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। इसको नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? आपको ऊपर भी बता दिया था, तो इसका जवाब कमेंट में 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल आ रहा है साथियों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही करोगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इसका शुरुआत 1972 ईस्वी में किया गया था, आप याद रखिएगा। इसका एक ही थीम था, ओनली वन अर्थ। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से पूछेगा, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए,
आईएनएस सिंधु घोष क्या है? आईएनएस सिंधु घोष क्या है साथियों? आप बिल्कुल क्या सही करोगे, यह एक प्रकार का पनडुब्बी है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आईएनएस सिंधु घोष क्या है, एक प्रकार का पनडुब्बी है, आप याद रखिएगा। इसको नौसेना में कब शामिल किया गया था, पूछेगा कि आईएनएस सिंधु घोष को नौसेना में कब शामिल किया गया था, तो 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में बनेगा, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा? 48 नंबर यहाँ पर पिक्चर किसका लगा दिया है, ठीक है, हमारे भारत का अशोक का चक्र का, ठीक है। भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है साथियों? कंचनजंगा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका ऊंचाई बात करेंगे तो इसका ऊंचाई कितना है, कोई बच्चे बता सकते हैं? 8,586 किलोमीटर है। इसका ऊंचाई कितना है, कोई बच्चे बता सकते हैं? 8,586 किलोमीटर इसका ऊंचाई है, आप याद रखिएगा, ठीक है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। यह किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है, नेपाल के सीमा पर। चलिए, नंदा देवी कहाँ में स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ में है? उत्तराखंड में। ये सारे पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपका 49 नंबर सवाल है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो यह 2014 में शुरू हुआ था। इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, आपका 50 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। इनसेट क्या है? इनसेट क्या है? INSAT, इसको इनसेट ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनसेट आपका क्या है, तो यह एक प्रकार का उपग्रह है। क्या है? एक प्रकार का क्या है, उपग्रह है। इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली होता है, ठीक है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। चलिए, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर चुके हैं साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना है आपको कर दीजिए, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट तक हम आपको इतना सवाल बता देंगे कि आप उतना में ही क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।